जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो रावत है सो जावत है, जो पुष्कर है वो आवत है। गुरु ज्ञान की बात बतावत है, नया रावत अब नहीं आवत है, उत्तराखंड की नई रवायत है, जो रावत है सो जावत है। ये आते ही गुरुजी की तरह क्यों बोलना शुरू कर दिया शेखरो? वो इसलिए बंदरू क्योंकि गुरु महात्माओं साधु संतों की देवभूमि उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया। तीरथ सिंह रावत की विदाई हो गई है और पुष्कर सिंह धामी की लॉटरी लग गई है, यानी वो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए। बधाई। जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी, जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी, जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। आज प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है। पुष्कर धामी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और निश्चित है 2022 उनके नेतृत्व में हम लोग फतेह करेंगे, जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचेगी, हमारा शासन पहुंचेगा, हमारी सेवाएं पहुंचेंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी, जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी, जिंदाबाद। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। तीरथ सिंह रावत जी की किस्मत में सिर्फ 4 महीने मुख्यमंत्री बनना लिखा, यानी 4 दिन की चांदनी, फिर शुक्रवार की रात, यानी शुक्रवार की रात को अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। जिसके बाद सतपाल महाराज से लेके कई और नेताओं के नामों की चर्चा होने लगी। लेकिन जैसा कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है, वही उत्तराखंड में हुआ और जिसके नाम की कोई चर्चा नहीं थी, वो पुष्कर सिंह धामी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। सिलेक्शन होते ही धामी जी ने गदगद होते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर सब लोगों को लेकर काम करेंगे। चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। जैसा कि होता है कि जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो उसके समर्थक जश्न भी मनाते हैं, तो धामी जी के समर्थकों ने भी ऐसा ही किया। खैर, जश्न वश्न तो चलता रहेगा। फिलहाल मार्के की बात यह है कि तीरथ सिंह रावत की सरकार सिर्फ 4 महीने ही चल पाई। जिस आनन फानन में उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसी आनन फानन में हटा भी दिया गया। कहा गया कि संवैधानिक कारणों से यह निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और कोरोना की वजह से 10 सितंबर तक विधानसभा चुनाव होना संभव नहीं है। इसलिए 10 सितंबर के बाद उनके लिए मुख्यमंत्री बने रहना संभव नहीं था, तो उनकी विदाई हो गई। धामी जी के नेता चुने जाने के बाद रावत जी ऐसा जता रहे थे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पुष्कर धामी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और निश्चित है 2022 उनके नेतृत्व में हम लोग फतेह करेंगे, पूरी पार्टी आगे बढ़ेगी। तीरथ रावत जी कल रात इस्तीफा देने से पहले भी मीडिया के समक्ष आए थे और 8-10 मिनट तक यही बताते रहे कि इन 4 महीनों में उन्होंने क्या क्या किया। पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, पानी,
ऐसे उन लोगों को हमने राहत दी है, छूट दी है। बेचारे ये नहीं बता पाए कि बीजेपी उनके साथ क्या करने वाली है। बेचारे तीरथ। वैसे तो पुष्कर भी एक तीरथ का नाम है, लेकिन जो बात तीरथ रावत में है वो किसी में भी नहीं। ऐसा टैलेंट भाई साहब, ऐसा टैलेंट तीनों लोकों में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। चिराग लेकर ढूंढे तो भी नहीं मिलेगा, पेट्रोमैक्स लेकर ढूंढे तो भी नहीं मिलेगा। कैसी कैसी गजब की प्रतिभाएं हैं तीरथ सिंह रावत जी में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नाना प्रकार की प्रतिभाएं, नाना प्रकार की। कितनी प्रतिभाएं थी, कुछ बताओगे भी? अरे बताता हूं, थोड़ा धीरज रखो, बात लंबी है, छोटे में कैसे कहूं। वो इतने प्रतिभाशाली, इतने गुणी और इतने हुनरमंद है कि देश में ऐसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है ही नहीं। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं। रावत जी की सबसे बड़ी प्रतिभा है उनका गजब का जनरल नॉलेज, यानी जीके, इतिहास, हिस्ट्री का तो ऐसा गहरा ज्ञान है, ऐसा गहरा ज्ञान है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी उनके सामने पानी भरे। जो बातें इतिहास और जनरल नॉलेज की अच्छी अच्छी महंगी महंगी किताबों में भी नहीं मिलती, जो बात किसी भी लाइब्रेरी में नहीं मिलती, वो उनके मुखारविंद से यूं टपकती है जैसे मधुमक्खी के छत्ते से शहद। आहा, वाह वाह। दुनिया के किसी इतिहासकार को मालूम नहीं है कि अमेरिका ने, ध्यान दीजिएगा, यह बात ना आपको मालूम है ना हमें, ना किसी और को दुनिया में, कि अमेरिका ने भारत को गुलाम बनाया था, और वो भी एक दो दिनों के लिए नहीं, 200 सालों तक हम पर राज किया था। 200 साल, यहां तक कि खुद अमेरिकियों को भी मालूम नहीं, लेकिन तीरथ सिंह रावत को मालूम है। वाह! भारत की 130-135 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था। जब मैंने तीरथ सिंह जी के इस बयान को सुना था, तभी मुझे लग गया था कि बंदा गलत जगह फंस गया है, बंदा गलत जगह फंस गया है, और बहुत जल्द मुख्यमंत्री की कुर्सी इसे छोड़ देगी। फिर तीरथ सिंह जी किस कुर्सी के लिए बने हैं? अरे बंदरू, मुझे लगता है कि वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जैसे पद के लिए बने। मुझे भरोसा तो नहीं है कि सरकार मेरी बात मानेगी, लेकिन होपिंग अगेंस्ट होप, मेरी विनती है केंद्र सरकार से कि ऐसे परम ज्ञानी को कम से कम यूपीएससी के चेयरमैन का पद तो दे ही दे। ऐसी प्रतिभा को उचित पद मिलना ही चाहिए। उनकी दूसरी प्रतिभा भी तो बताओ शेखरू। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो बंदरू, मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। दूसरी प्रतिभा तो और भी बड़ी है, इससे भी विशाल, इससे भी विराट है, और वो है ड्रेस डिजाइनर की। तीरथ सिंह जी बहुत अच्छे ड्रेस डिजाइनर भी बन सकते हैं। खासकर लड़कियों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, इसका गजब का सेंस है उनमें। हालांकि आप नॉनसेंस समझिएगा। जो चलाती है घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? ये जो फटी जीन्स बिकती है ना, फटी वाली जीन्स है बाजार में, वो इनके अनुसार लड़कियों को नहीं पहननी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। खासकर एनजीओ सेक्टर में काम करने वाली लड़कियों को तो कतई नहीं। और जो लड़कियां ऐसा करती हैं, उनके अनुसार उनके वो खराब हो जाते हैं। क्या कहते हैं उनको? हाँ, संस्कार। उन लड़कियों को ऐसे जीन्स पहनने पे उनके संस्कार खराब हो जाते हैं। सुन लीजिए रावत जी के दिव्य विचार, सुनाइए सुनाइए। मैं कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है।
हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? और जो तीसरी जबरदस्त प्रतिभा है तीरथ जी में, वो ये कि वो देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को उल्टी दिशा में ले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसी योजनाएं भी बताई जिससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवार को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, ऐसा उन्होंने खुद कहा। हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला? भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? इन सब के अलावा आप लोगों को यह भी याद होगा कि जब कोरोना का महाप्रकोप चल रहा था और उस समय कुंभ के आयोजन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, तो रावत जी ने एक महाज्ञानी और महाशास्त्री की तरह क्या कहा, जरा सुनिए सुनिए। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था। वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ। हमारे यहाँ एक कुंभ है, यहाँ लगभग 16 घाट हैं और गंगा के पास हैं। माँ गंगा का अटल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना नहीं चाहिए, उससे तुलना कर तो विषय होता है। बताइए, ऐसे नायाब, ऐसे प्रतिभाशाली, ऐसे ज्ञानी और ऐसे हुनरमंद महापुरुष को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, ये उत्तराखंड के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। बीजेपी में यही एक चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, इस पार्टी में प्रतिभा की कदर ही नहीं है भाई, प्रतिभा की कोई कदर नहीं है। तीरथ सिंह रावत इसकी जीती जागती मिसाल है। क्या क्या नहीं किया उन्होंने, यहां तक कि मोदी जी को भगवान राम और कृष्ण के समतुल्य भी बता दिया। सुनिए सुनिए। मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। बताइए, अब इससे ज्यादा और क्या करते? लेट जाते, दंडवत करते बेचारे तीरथ जी हैं? इतना करने के बाद भी बीजेपी ने उनके तीरथ पर जाने का प्रबंध कर दिया, यानी तीरथ गए तीर्थ को। कोई नहीं तीरथ जी, आप पुष्कर धाम की यात्रा में चले जाएं, आपके व्याकुल चित्त को शांति प्राप्त होगी। ओम शांति शांति शांति। नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा कि जिन्हें रखकर खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। आदावर्ष। तुम इलाहाबाद कब पहुंच गए शेर? अरे मैं नहीं पहुंचा बंदरू, ये शेर अकबर इलाहाबादी का यानी अकबर प्रयागराजी का है। क्या है कि इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है ना, तो अकबर इलाहाबादी भी अकबर प्रयागराजी हो गए। तो अकबर प्रयागराजी ने ये शेर अपने एक दोस्त के नाम लिखा था आम भिजवाने। तुम्हें अचानक आम कैसे याद आ गए शिकरवा? नहीं, मुझे नहीं, ममता दीदी की वजह से मुझे बस याद आ गए। ममता दीदी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आम भिजवाए हैं, और एक नहीं, कई कई किस्म के आम, हिमसागर, मालदा, लक्ष्मण भोग, एक से बढ़कर एक आम।
ऐसा नहीं है कि ममता दीदी ने मोदी जी को पहली दफा आम भेजे। ये दीदी की पुरानी परंपरा है, पुरानी आदत है। वो मोदी जी को सन 2011 से आम भेज रही हैं, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि मोदी जी के अलावा ममता दीदी ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जी को भी आमों की पेटियां भेजी। शायद वो अपने तरीके से कहना चाह रही हो, भाई तुम लोग आम हो, सिर्फ हम ही खास हैं। खैर, ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन खबर बनी है कि इस बार सिर्फ मोदी जी को ही आम उन्होंने भेजा है, बाकियों को नहीं। पूछो वो क्यों? क्योंकि आम भेजने से कुछ दिन पहले ही ममता दीदी मोदी जी को कंकड़ पत्थरों से भरे रसगुल्ले भिजवा रही थी। रसगुल्ले कंकड़ पत्थर से भरे। ये देखो, चुनाव का टाइम में बोलता है बंगाल से वोट चाहिए। हम बोला बंगाल से तुमको हम रसगुल्ला देगा। क्या रसगुल्ला देगा? ऐसा मिठाई नहीं देगा, हम मिट्टी से मिठाई बनाएगा और उसमें काकुर दे देगा। जैसे लड्डू में किशमिश और काजू बादाम देते हैं ना, वैसा मिट्टी में लड्डू है और उसमें काकुर लगेगा और पूरा दांत तोड़ देगा, पूरा ऐसा ऐसा मिठाई देगा। कितना खतरनाक रसगुल्ला! उड़ी बाबा, मागो कंकड़ पत्थर वाला रसगुल्ला, बाप रे बाप! लेकिन मोदी जी भी मोदी जी हैं। ममता जी के इस रसगुल्ला गिफ्ट पर वो क्या बोले, जरा सुनिए। वाह, क्या सौभाग्य है! दीदी मुझे बंगाल की मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला खिलाएगी। दीदी मेरा भाग्य खुल जाएगा। मैं इंतजार करूंगा दीदी, मैं इंतजार करूंगा बंगाल की मिट्टी के रसगुल्ले की। दीदी, मैं एडवांस में आपका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा पवित्र प्रसाद किसी के नसीब नहीं होता है। देखा आपने, ऐसी कड़वाहट रही है ममता दीदी और मोदी जी के बीच। तो ऐसी कड़वाहट के बीच अगर मीठे मीठे आम भेजे जा रहे हैं, तो इससे अच्छी और मीठी बात और क्या होगी। वैसे ममता दीदी को 2-4 ठो आम पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महामहिम जगदीप धनखड़ जी को भी भेज देने चाहिए। उनसे ज्यादा कड़वाहट चल रही है दीदी की, और राज्यपाल साहब तो ज्यादा दूर भी नहीं है, वही पास में ही है। ही इज इन द विसिनिटी, इन द नेबरहुड। लेकिन उन्हें आम भेजने के बजाय दीदी तो कई दिनों से उन्हें वापस दिल्ली भेजने की फिराक में। इतना ही नहीं, दीदी ने गवर्नर साहब को करप्ट भी बता दिया। ये बिल्कुल नहीं घटना है। Corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption-oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला जॉइन केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। ममता दीदी के इन हमलों के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी ने भी संकेत दे दिया कि वो बजट सत्र से पहले राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार भाषण विधानसभा में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इस एपिसोड के ठीक से शुरू होने से पहले ही बीजेपी के विधायकों ने इतना हंगामा किया कि राज्यपाल जी भाषण पढ़ ही नहीं पाए, उनकी आवाज ही दब गई। ये देश का भगवा। इन सारे अप्रिय दृश्यों के बीच एक प्रिय दृश्य भी उभरा, जब राज्यपाल धनखड़ और ममता दीदी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिलते दिखे। आहा, क्या हिपोक्रेसी है! वाह, इस विचित्र किंतु सत्य वाले दृश्य को आप भी देखिए। वो पुराने पॉपुलर अखबारों में एक कॉलम आया हुआ करता था, बिलीव इट और नॉट। ये दृश्य सीधा वहीं से है। इसीलिए तो कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। किसे पता था कि बंगाल चुनाव की कड़वाहट के बाद ममता दीदी
मोदी जी को आम भिजवा सकती है, लेकिन भिजवा दिए। इसलिए राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। क्या पता आमों की अगली टोकरी राजभवन ही पहुंच जाए। हैं? भाई कुछ भी हो सकता है। हैं? हम इंतजार करेंगे। तो ये था आज का पोल खोल। चलते चलते आप लोगों से यही गुजारिश है, निवेदन है कि देसी विदेशी जो भी वैक्सीन मिले, जहां भी मिले, लगवा लीजिए और खुद को सुरक्षित कीजिए, देश को सुरक्षित कीजिए और यहीं पे मिलिए हम सबसे अगले शनिवार को। तब तक के लिए देसी टाटा, विदेशी बाय बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।